जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े को चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका पार्ट 25। आज पार्ट 25 होने वाला है। और दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, इंग्लिश और रेलवे ग्रुप डी जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका एनालिसिस होता है। और हिस्ट्री की सारी क्लासेस करवाई जाती है जिसमें कि आप लोग को बेसिक टू एडवांस उसमें एक टॉपिक उठाकर और सारी चीज़ों को उसमें रिवीजन करवाया जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का जो प्रीवियस ईयर का पार्ट है 25 जो कि 8/11/2014 को आया हुआ था। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन से 1 से 50 तक जो क्वेश्चन है वो हम लोग पहले इसको कवर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। यदि काऊ का कूट 358 वर्ड का कूट 8571 और ड्रा का कूट 1708 हो तो काऊ वार्ड का कूट क्या होगा। रीजनिंग से क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, काऊ का कूट क्या लिखा गया है 358 लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे देखिए COWARD यहाँ पे बोला गया है। यह इसका कूट बताना है आप लोगों को। तो C को क्या लिखा गया है, यहाँ पे C को 3 लिखा गया है तो सिंपल C को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल C को 3 कर देंगे। O को क्या लिखा गया है, O को लिखा गया है 5 तो O को हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद W को यहाँ पे लिखा गया है 8 और यहाँ पे भी W को क्या लिखा गया है 8 और यहाँ पे भी W को क्या लिखा गया है 8 तो W को हम लोग क्या करेंगे 8। यानी कि दोस्तों काऊ यहाँ पे देखिए इसको तोड़ते हैं तो ये काऊ होता है और काऊ को 358 लिखा गया है तो काऊ को हम लोग 358 लिख देते हैं। उसके बाद में ARD है तो इसमें देखिए ध्यान से ARD है तो A को क्या लिखा गया है, A यहाँ पे है 3rd नंबर पे तो A को लिखा गया है 0। R को क्या लिखा गया है, R यहाँ पे दोस्तों देखिए 2nd नंबर पे है, R को लिखा गया है 7 और यहाँ पे R 3rd नंबर पे है तो यहाँ पे R को लिखा गया है 7 ही लिखा गया है। और D लास्ट में आता है तो D को क्या लिखा गया है 1st नंबर पे, ड्रॉ में D है, इसको हो जाएगा ये 1 लिखा गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 35807 थर्ड नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर क्वेश्चन, बालू एवं नमक के मिश्रण में नमक और बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है। बालू एवं नमक के मिश्रण में नमक और बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है पानी में नमक के घोलने के बाद आसवन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, चलनी से छानकर या पानी में नमक के घोलने के बाद छानकर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है, पानी में नमक को घोलने के बाद में आसवन के द्वारा नमक के मिश्रण को नमक और बालू से अलग किया जाता है जिसको आसवन विधि बोला जाता है। और जब नमक पानी में घुलता है तो आसवन विधि से इन्हें अलग किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि किसी भी मिश्रित द्रव के अवयव को उनकी वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि को आसवन विधि बोला जाता है। और यह जो अलग करने की विधि है यह भौतिक विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक विधि इसे बोला जाता है। भौतिक विधि ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, किसी ठोस के सीधे
इसके वाष्प में परिणत हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी ठोस को सीधे इसके वाष्प में परिणत हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, संघनन और वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, ऊर्ध्वपातन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस जो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि ठोस से सीधे द्रव में जा रहा है, ऊर्ध्वपातन इसका राइट आंसर है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन एक वस्तु जो कि ठोस अवस्था में है वह क्या होता है? ऊर्ध्वपातन विधि से द्रव अवस्था में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन कैसी क्रिया है? तो ऊर्ध्वपातन एक रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? एक भौतिक रासायनिक क्रिया इसको बोला जा सकता है। इसका ऑप्शन दिया है 7.5%, 5%, 6.25% और उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि जिसे हम लोग सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यानी कि जिसे हम लोग एसपी बोलते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया है 20:21। इतना तक क्लियर है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, कोई जो वस्तु है 20 रुपये का खरीदा जाता है और 21 रुपये में बेचा जाता है। 20 रुपये का कोई आप लोग वस्तु है उसको खरीद कर लाए मार्केट से और उसे 21 रुपये का बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? आप लोग को 1 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ तक क्लियर है? 1 रुपये का लाभ हुआ। इसी को परसेंटेज में बता देना है कि कितने % का लाभ हुआ। तो 1 रुपये का लाभ हुआ। हमेशा नीचे क्या रखते हैं? सीपी हमेशा नीचे रखा जाता है और परसेंटेज के लिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट देंगे। जब काटते हैं तो 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5% प्रतिशत में इसका लाभ जो है 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था? किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त किया था? ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, ताप्ती नदी और गोदावरी। किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा नदी के तट पर। दक्षिण भारत के सर्वाधिक जो प्रभावशाली चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय, जो कि नर्मदा नदी के तट पर 612 ईस्वी में उत्तर भारत के शासक हर्ष को परास्त करता है। और हर्षवर्धन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन समय में भारत का एक ऐसा राजा था जिन्हें उत्तरी भारत में अपना एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य स्थापित किया था। चलिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा को बनाया था? दोस्तों आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग कहीं मत जाइएगा। डैश की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? ऑप्शन दिया है गुजरात की विजय पर, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर, स्वयं के राज्याभिषेक पर और दक्कन के विजय पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के विजय पर, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। गुजरात के विजय पर फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाता है। और कब बनवाता है? 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाता है। और फतेहपुर सिकरी क्या है? हिंदू और फारसी जो कला है उसका अद्भुत उदाहरण वहाँ पे मिलता है देखने को। आप लोग कभी घूमने जाइएगा वहाँ पे तो ज़रूर देखिएगा। और 1573 ईस्वी में 1573 ईस्वी में अकबर ने सूरत, अहमदाबाद और कैम्बे पर विजय प्राप्त कर लिया था। काफ़ी महान था दोस्तों, इसलिए बोला जाता है अकबर महान। और अशोक के बारे में भी अशोक महान जो बोला जाता है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब जो चीज़ें हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक जो वहाँ पे हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है। मछली का कौन सा पंख पानी में इसके संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं होता है? मछली में कौन सा पंख पानी में इसके संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं होता है? क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिया है पूंछ यानी कि टेल, पश्च यानी कि डोरसाल, श्रोड़ी पेल्विक और गुद यानी कि एनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट
पूँछ। मछली में जो पूँछ होता है वो इसमें जो है इसको पानी में संतुलन बनाने में कोई मदद नहीं करता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो उसको हम लोग फिन बोलते हैं, यानी कि मछली का जो पंख होता है पानी में इसे संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं होता है। तो दोस्तों यह क्या होता है, पूँछ से मछली में क्या कार्य होता है? आखिर कुछ न कुछ तो कार्य जरूर होगा। तो पूँछ से मछलियाँ दिशा परिवर्तन में कार्य करती हैं, दिशा परिवर्तन में पूँछ इनकी सहायक होती हैं। मछली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मछली अपनी गलफड़ों से सांस लेती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? संविधान की बात कर रहा है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? अगर आप लोग हमारे जो 1 से लेकर 24 तक अभी तक प्रीवियस ईयर का जो पेपर का एनालिसिस करवाया हूँ उसका अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग तुरंत दे देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके उस वीडियो में, पिछले वाले जो वीडियो है उसमें चर्चा हो चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समवर्ती सूची। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान दोस्तों कैसा संविधान है? तो भारतीय संविधान एक संघीय संविधान इसको बोला जाता है। कैसा संविधान बोला जाता है? संघीय संविधान भारतीय संविधान को बोला जाता है। और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची के अनुसार जो भी शक्तियाँ हैं वो केंद्र और राज्य के मध्य में विभाजित किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, टोटल 3 पार्ट में भारत की जो शक्ति है उसको विभाजित किया गया है। 3 पार्ट कौन है? सबसे पहला तो राज्य है, उसके बाद में दोस्तों आता है केंद्र, और उसके बाद में आता है राज्य हो गया, केंद्र हो गया, और लास्ट में एक आता है समवर्ती सूची। इसको हम लोग दोस्तों संघ सूची भी बोलते हैं। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची के बारे में आप लोगों को मैं काफ़ी क्लियर डिटेल से बता चुका हूँ। एक बार यहाँ भी ध्यान से सुनिएगा और पॉइंट को नोट करते चलिएगा। समवर्ती सूची में वैसे विषय शामिल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समवर्ती सूची में वैसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार होता है। यानी कि समवर्ती सूची में जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है ये दोनों मिलकर उसमें कानून बना सकते हैं, कानून को पारित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। साधारण फिटकरी क्या है? साधारण फिटकरी क्या है? ऑप्शन दिया है क्रोम फिटकरी, पोटेशियम फिटकरी, सोडियम फिटकरी और फेरो फिटकरी। साधारण फिटकरी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है पोटेशियम फिटकरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिटकरी की बात कर ले थोड़ी सी यहाँ पे फिटकरी के बारे में। तो फिटकरी एक रंगहीन और क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है? एक तो पहला नंबर ये है कि यह रंगहीन होता है, दूसरा नंबर यह है कि यह क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है। और इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। फिर से सुनिएगा, पोटेशियम एल्युमिनियम और सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका रासायनिक सूत्र होता है KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। और फिटकरी के उपयोग जल को साफ करने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए तथा चमड़े की रंगाई में किया जाता है। इतना तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? ऑप्शन दिया है 3 बार, 1 बार, 2 बार और कभी नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 1 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रस्तावना को 1 बार संशोधित किया गया है।
एक बार संशोधन हुआ था और कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहली बार भारतीय प्रस्तावना में संशोधित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था? इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी को पता है दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था और दांडी मार्च के बारे में आप लोगों को सारी डिटेल के साथ जानकारी मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 12 मार्च 1930 को, कौन सा दिन है? 12 मार्च 1930 को गांधी जी अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी, जो कि नवसारी जिला में गुजरात के लिए पद यात्रा प्रारंभ करते हैं और टोटल 24 दिन की यात्रा करते हैं, 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। और दांडी जो है, दांडी मार्च का मुख्य कारण दोस्तों यह था कि समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना ही दांडी मार्च का प्रमुख जो उद्देश्य था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस भूभाग पर सुल्तान जैन उल अबिदीन का शासन था? भारत के किस भूभाग पर सुल्तान जैन उल अबिदीन का शासन था? ऑप्शन है बंगाल, असम, उड़ीसा और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कश्मीर। भारत के कश्मीर भाग पर जो है सुल्तान जैन उल अबिदीन का शासन था। और कब तक दोस्तों? तो 1423 से 1474 ईस्वी तक वहाँ पे शासन किया था। और यहाँ की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता उसे बुढ़ शाह या बड़े शाह के नाम से पुकारती थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा न्यूनतम अनुपात है? निम्न में से कौन सा न्यूनतम अनुपात है? सबसे कम अनुपात कौन सा है आप लोगों को बताना है। सबसे छोटा कौन सा है, इसका मतलब ये है, ऑप्शन दिया है 15:23, 7:13, 7:15 और 17:25। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन, यानी कि 15 में जब हम लोग 23 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 0.652। उसी तरह से हम लोग जब 7 को डिवाइड करते हैं 13 से तो 13 0.1365 और ये 3 0.53 होता है। उसी तरह से अगर हम लोग 17 को डिवाइड करते हैं 25 से, 17 को किससे डिवाइड करते हैं? 25 से डिवाइड करते हैं तो 0.68 होता है। इतना तक क्लियर है। और यहाँ पे जब हम लोग 7/15 से डिवाइड करते हैं तो 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, यानी कि 0.46 इसका आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 0.652, 0.53, 0.68 और 0.46। तो सबसे छोटा तो मुझे 7/15 यानी कि 7:15 लग रहा है और यही इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 11 और 7700 है। इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों आप लोगों को पता है एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM के। इसी फार्मूले पे हम लोग इसका वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या आप लोगों को बताना है, इसमें दूसरी संख्या बताना है और आप लोगों को LCM दिया है 11, HCF 11 दिया है और LCM दिया है 7700। पहली संख्या दे रखी है 275 और दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, दूसरी संख्या हमें निकालना है। 11 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 25 बार में ये 11 से जाता है, यानी कि 25x = कितना होता है? 25x = होता है 7700। और 25 से जब हम लोग इसको काटते हैं 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75
और ये 1 0 25 वाट है 200, यानी कि 308 बार में ये कट जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या थी? दूसरी संख्या 308 थी। तो देखते हैं ऑप्शन में इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 308 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन। किसी पिंड पर एक अचर बल लगने से, किसी पिंड पर एक अचर बल लगने से यह एक समान डैश से गमन करेगा, एक समान त्वरण से गमन करेगा, या वेग से गमन करेगा, समवेग से गमन करेगा, या फिर गति से गमन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर किसी पिंड पर एक अचर बल लगता है तो यह एक समान त्वरण से गमन करेगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी पिंड पर जब अचर बल लगाते हैं तो यह त्वरण से इसलिए गमन करता है क्योंकि त्वरण का जो डेफिनेशन होता है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक होता है और यह एक सदिश राशि है। चलिए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस वजह से सभा भवन में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है? सभा भवन में आप लोग कभी देखे होंगे तो ध्वनि क्या होती है दोस्तों? गूंजती रहती है। तो इनमें से किस वजह से ऑडिटोरियम जो है सभा भवन में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है? ऑप्शन दिया है सभा भवन में उपस्थित वस्तुओं का कंपन, ध्वनि का एकल परिवर्तन, ध्वनि का पुनरावृत्त परिवर्तन और ध्वनि का पुनरावृत्त अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ध्वनि की एकल परिवर्तन के कारण जो सभा भवन में जो हमेशा क्या होता है? गूंजते रहता है। और ध्वनि दोस्तों एक दिए गए माध्यम की सतह से टकराकर वापस किसी और दिशा में चला जाता है, इसलिए इसे ध्वनि का परिवर्तन बोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है? ऑप्शन दिया है प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति, गोल्जी काय, लाइसोसोम, केंद्रिका तथा प्लाज्मा झिल्ली। दोस्तों जो पॉइंट बोला हूँ ध्यान से इसको नोट करिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद में केंद्रिका यहाँ पे दिया हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली, लाइसोसोम, ये सब दोस्तों जंतु कोशिका में होती है, लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है यह पादप कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है और इसके स्टडी को क्या बोला जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ देता है। साइटोलॉजी, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? ऑप्शन दिया है लॉन टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल। किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो गया लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं और ग्रैंड स्लैम को मेजर भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं कौन कौन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला आ जाता है, पहला नंबर पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलियाई ओपन इसे बोला जाता है। सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंच ओपन, कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है। और थर्ड नंबर पे होता है विंबलडन, क्या होता है? विंबलडन थर्ड नंबर पे होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है? यूएस ओपन जो कि फोर्थ नंबर पे होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यदि आने वाला कल का 3 दिन के बाद शुक्रवार का दिन है, यदि आने वाला कल का 3 दिन के बाद शुक्रवार का दिन है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था?
आने वाले कल के 3 दिन के बाद शुक्रवार का दिन है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ऑप्शन दिया है सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आने वाले 3 दिन के बाद, यानी कि पहले यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आने वाला 3 दिन, आज से 3 दिन बाद क्या है? शुक्रवार है। चौथे दिन क्या है? शुक्रवार है। चौथे दिन शुक्रवार है। तो इसके 1 दिन पहले क्या होगा? अगर चौथे दिन शुक्रवार है तो तीसरे दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार। तीसरे दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार। और दूसरे दिन क्या होगा? बुधवार। दूसरे दिन क्या होगा? बुधवार। और पहले दिन क्या होगा? पहले दिन होगा मंगलवार। पहले दिन क्या होगा? मंगलवार। तो यहाँ से हम लोग को पहला दिन पता चल गया कि पहला दिन अगर मंगलवार है तो चौथा दिन क्या था? शुक्रवार। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो उसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है बीते हुए कल, यानी कि बीता हुआ कल क्या है? बीते हुए कल से 3 दिन पहले। 3 दिन पहले कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था 3 दिन पहले, जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन। जावा खाई कहाँ स्थित है? जावा खाई कहाँ स्थित है? यह एक खाई है जो जावा के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, हिंद महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम चेंज करके इसे सुंदा गर्त के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सुंदा गर्त के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है कंडरा यानी कि टेंडन डैश को जोड़ता है। कंडरा टेंडन डैश को जोड़ता है। तंत्रिका को मांसपेशियों से, हड्डी को हड्डी से, मांसपेशियों को हड्डी से और मांसपेशियों को मांसपेशियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। और कंडरा जो है अस्थिबंध नामक जो एक ऊतक होता है, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही विशिष्ट कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन। ABC ने क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 का निवेश करके एक दुकान की शुरुआत करते हैं। 1 वर्ष बाद कुल लाभ में से B को उसके हिस्से के रूप में 3600 रुपया मिलता है। तो कुल कितना लाभ हुआ आप लोग को बताना है। कुल कितना लाभ हुआ आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिया है 80,000, 1,08,000 और 1,16,000, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A और B और C का रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो A का दिया है 2700, B का दिया है 81,000 दोस्तों, 27,000, 81,000 और C का कितना दिया है? 72,000। C का कितना दिया है? 72,000। यहाँ पे 1 2 3 0, इसमें भी 3 0 और इसमें भी 3 0 कट गया, तो बचा कितना? ये बचा 27, ये बचा 81 और ये बचा कितना? 72। इसको जब हम लोग काटते हैं 9 से, 9 3 जा कितना होता है? 27, 9 9 जा 81 और 9 8 जा 72। यानी कि जो हमारा रेशियो आया, रेशियो कितना आया? 3:9:8। और दोस्तों क्वेश्चन में बोला है 1 वर्ष बाद कुल लाभ में से B को उसके हिस्से का कितना मिलता है? B को 3600 रुपया मिलता है। B को 3600 रुपया मिलता है। तो कुल लाभ बताना है। टोटल यहाँ पे देखते हैं 8 3 11, 11 9 20, टोटल कितना होता है? 20। टोटल कितना होता है? 20। और B को कितना मिलता है? B को मिलता है 3600 रुपया, यानी कि 9/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3600, 36,000 दोस्तों, 36,000 गुणे में को टोटल लाभ हम लोग को निकालना है। तो टोटल लाभ कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे, इसको काटापीटी कर देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 36,000 गुणे 20/9, 36,000 गुणे 20/9। इसको काट देते हैं 4 से, ये हो जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पे 1 2 3 4, 80,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जो लाभ है 80,000 रुपया टोटल लाभ हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन। 101, 151, 226 और
वाट के जगह पर आप लोग को बताना है क्या आएगा, वाट के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सीरीज कैसे बढ़ रही है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 101 है, अगर हम लोग क्या करते हैं 76 में 25 को प्लस करते हैं और दोस्तों 1 से गुणा करते हैं तो 101 आता है। उसी तरह से अगर हम लोग 101 में, ये 101 दिया हुआ है यहाँ पे, 101 में अगर 25 प्लस करते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो 151 आता है। उसी तरह से दोस्तों 151 प्लस 25 करते हैं और गुणा में 3 करते हैं तो कितना आता है, 226 आता है। तो आगे क्या आएगा, 226 में हम लोग क्या करेंगे 25 प्लस करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 326। 326 यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 326 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। 7, 20, 46, 98, 202। 7, 20, 46, 98, 202 क्वेश्चन मार्क डैश के जगह पर क्या आएगा। दोस्तों इसको देखते हैं कैसे सीरीज बढ़ रहा है। अगर हम लोग आपसे मैं बोलूँ 7 में क्या जोड़ें तो 20 आएगा, तो आप लोग बोलोगे 7 में 13 जोड़ दें सर तो 20 आएगा, ठीक है। 20 में क्या जोड़ें तो 20 में 26 जोड़ें तो 46 आएगा। 46 में क्या जोड़ें, 46 में 52 जोड़े तो कितना आएगा, 98 आएगा। और 98 में अगर हम लोग 104 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 202 आता है। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है 13 दूनी 26, मतलब 13 का टेबल यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह से क्या करेंगे कि हम लोग 202 है लास्ट में, 202 है और 13 का टेबल आगे हम लोग जब इसको जोड़ेंगे 208 तो कितना आएगा, 410 आएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी कहलाती है, जिसे फीमर बोला जाता है। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है जहांगीर का मकबरा कहाँ है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है। आप लोग को इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 26 नंबर जो पार्ट है, 26 नंबर पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद।